इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिसिटी, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और कोई भी केमिकल कंपाउंड जो होता है वो कैसे बॉन्डिंग करता है और किस वजह से बॉन्डिंग करता है। ये सारा कुछ हम लोग सिर्फ इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और समझिए। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है? एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। पिछले वीडियो में मैंने आपको एटम्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मॉलिक्यूल और मिक्सचर के बारे में बताया है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर उसको देख लीजिए, तब इसको देखिए, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स यानी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, यानी नेचर में वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में रहते हैं, वो किसी से बॉन्डिंग नहीं करते। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली नहीं होते, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी बॉन्डिंग करते हैं। समझ में आ रही बात? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं उस नंबर को एटॉमिसिटी कहा जाता है। ठीक है। अब एग्जांपल देखो यहाँ पर, हीलियम, नियॉन, इन्हें मोनो एटॉमिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया था ना, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली होते हैं, वो किसी से बॉन्डिंग नहीं करते। उसमें आपका आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी से बॉन्डिंग नहीं करते, उन्हें मोनो एटॉमिक कहा जाता है। और आप इन्हें कह सकते हो कि इनकी एटॉमिसिटी कितनी है? 1 है। कुछ और एलिमेंट्स है जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, ये बॉन्डिंग करते हैं। हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से बॉन्डिंग करता है और बनाता है H2 है, इसलिए इसे डायटॉमिक कहा जाता है। इसका मतलब इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2। ऑक्सीजन भी इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करता है और O2 बनाता है, इसीलिए इसको डायटॉमिक कहा जाता है, क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2, क्योंकि 2 एटम इसमें मिल रहे हैं। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में देखो तो एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो इसमें 3 एटम हो गए। इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 3, इसीलिए इसको पॉली एटॉमिक कहा जाता है। उसी तरीके से वाटर है, वाटर में भी देखो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, टोटल कितनी एटम्स हो गए? 3। तो 2 से ज़्यादा वालों को पॉली एटॉमिक कहा जाता है, और इसकी एटॉमिसिटी कितनी है यहाँ पर? 3। यहाँ पर लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसका केमिकल फार्मूला है। अगर आप इसमें देखोगे तो हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है, तो इसमें टोटल कितने एटम्स हो गए? 4, 1, 5, 6, 7 एटम हो गए। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 7, यानी ये पॉली एटॉमिक है। सोडियम क्लोराइड की बात करो तो यहाँ देखो NaCl है, Na सोडियम है, क्लोराइड यानी क्लोरीन जो है Cl है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एटम्स हैं, एक सोडियम का और एक क्लोरीन का। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। आप लोग इसको ऐसे मत सोचिएगा कि N और A 2 हो गए, नहीं, Na जो है एक एटम है जो कि सोडियम का है, Cl जो है एक एटम है जो कि क्लोरीन का है। इसके लिए आपको सिंबल थोड़े से याद करने पड़ेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो यहाँ देखो कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो 3 और 4 और 1 5, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 5। आई होप आप एटॉमिसिटी समझ गए होंगे। एटॉमिसिटी सिंपल सा है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं। अब यहाँ से एक सवाल पैदा होता है कि ये जो एटम्स हैं ये कंबाइन हो रहे हैं, तो ये क्यों कंबाइन हो रहे हैं? तो इसको समझने के लिए हमें वैलेंसी पढ़ना पड़ेगा। उसी से रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट और अ ग्रुप डिनोट्स इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी, है ना। वैलेंसी किसे कहा जाता है? वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को बताता है। वैलेंसी जिसको समझ में आ जाएगा वो समझ जाएगा कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम कैसे बॉन्डिंग करेगा और बॉन्ड करने के बाद कैसा मॉलिक्यूल बनाएगा, उसके लिए वैलेंसी को समझना पड़ेगा। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी हमें बताता है कि कोई भी एलिमेंट कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी रखता है। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। आपको मालूम है कि एलिमेंट से कंपाउंड बनते हैं एज दे आर मोर स्टेबल इन नेचर। और ये कंपाउंड क्यों बनते हैं पता है? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं रह सकते। ऊपर मैंने बताया कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं रह सकते, तो वो क्या करते हैं? कंबाइन हो जाते हैं और कंपाउंड बनाते हैं।
क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है कि हमारे आसपास जो मैटर है वो एटम से बना होता है, ठीक है, और उस एटम के अंदर होते हैं न्यूक्लियस। क्या होते हैं? न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक एलिमेंट के अंदर कई एटम हैं और वो सारे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। तो ये जो प्रोटॉन है ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो एटॉमिक नंबर कहते किसको हैं, ये बहुत अच्छे से समझ लो। एटॉमिक नंबर सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहा जाता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखिए लिखा है ना, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात याद रखिएगा। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी एटॉमिक नंबर जितना है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये न्यूट्रल कंडीशन में बताया जा रहा है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, तो जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो न्यूट्रल कंडीशन नहीं है, ठीक है, ये न्यूट्रल कंडीशन में बताया जा रहा है। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। इस न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स होते हैं इस तरीके से। आपको एटम का स्ट्रक्चर तो अभी पता नहीं होगा, नहीं पता है तो इसको समझिए कि हर एक एटम, चाहे वो कैल्शियम का हो, कार्बन का हो, नाइट्रोजन का हो, उसका एक न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर जो होता है ऑर्बिट होते हैं, जिन्हें हम शेल भी कहते हैं। तो पहला शेल कहलाता है के, दूसरा एल, तीसरा एम। तो सब में ऐसा नहीं कि के शेल, एल शेल, एम शेल सब होते हैं। किसी किसी में बस के होता है, किसी किसी में के और एल दोनों होते हैं, किसी किसी में के, एल, एम ये तीनों होते हैं, किसी किसी में एन भी होता है, उसके आगे भी होता है, ठीक है। तो बस बेसिक बात यह है कि हर एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड शेल होते हैं जिन्हें हम ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। और हर एक ऑर्बिट की कैपेसिटी अलग अलग होती है। न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन इसी शेल में घूमते हैं इस तरीके से। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, एम में 18 की है। समझ रहे हो? सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, ये बात याद रखिएगा। इसी से आपको वैलेंसी समझ में आएगा। वैलेंसी देखिए ऊपर रह गया, कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी कहा जाता है। वो कंबाइन क्यों करते हैं वो अभी आपको ये सारी चीज़ों को समझने के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। एल में कितने आ सकते हैं? 8। एम में कितने आ सकते हैं? 18। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, एम में आने को तो 18 आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन? कम से कम मतलब 8 तो होने ही चाहिए, ताकि वो एकोमोडेट कर पाए, ठीक है, मतलब वो स्टेबल रह पाए। आपको ऊपर बताया गया था ना, ये बॉन्डिंग क्यों करते हैं? स्टेबल रहने के लिए। तो स्टेबल रहने के लिए इनको कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन तो रखना ही पड़ेगा। के को छोड़ दिया जाए तो के में तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको मालूम है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है? हाइड्रोजन का। पीरियोडिक टेबल आप जानते हो 117 एलिमेंट अब तक हम लोग को पता है। तो उसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं वो एटॉमिक नंबर बेस्ड हैं, यानी जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी जिसके पास प्रोटॉन 1 है वो नंबर 1 पर है, जिसके पास प्रोटॉन 2 है वो नंबर 2 पर है। इस तरीके से उसको अरेंज किया गया है। तो नंबर 1 पे कौन है? हाइड्रोजन, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। नंबर 2 पे हीलियम, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7। इस तरीके से सारी नंबरिंग 117 तक की गई है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है कौन से शेल में जाएगा? के शेल में, क्योंकि के शेल पहला शेल होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये 1 इलेक्ट्रॉन उसमें फिल हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 होने चाहिए। इस वजह से उसे 1 इलेक्ट्रॉन या तो चाहिए या तो वो दे देगा। मोस्ट प्रोबेबली ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी 1 होती है। तो यहाँ पे देखिए कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात हुई थी, तो ये कंबाइन होने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए या ये 1 इलेक्ट्रॉन देने को रेडी है, ये बात याद रखिएगा।
जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट देता है या जितने इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है उसी को वैलेंसी कहा जाता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन देना है या तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, इसलिए इसकी वैलेंसी है 1। हीलियम की बात करें, इसका जो एटॉमिक नंबर है 2 है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन के शेल में फिल हो जाएंगे और के की कैपेसिटी भी 2 होती है। इस वजह से जो हीलियम है वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में रहता है, इसको किसी भी बॉन्डिंग की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है 0। जो मैंने आपको एटॉमिसिटी में बताया था ना कि हीलियम इंडिपेंडेंट फॉर्म में रहता है क्योंकि इसको न बॉन्डिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो शेल है वो फिल है। फिर आता है लिथियम। लिथियम नंबर 3 पे आता है। 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे के में, इसकी कैपेसिटी 2 ही है। फिर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एल में। कितने बचे, 3 में से 2 यहाँ चला गया, बचा 1, वो जाएगा एल में। एल में जाएगा तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, जबकि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। अब ये बेचारे के पास 1 है, 8 करने की कैपेसिटी इसकी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये 1 इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। नेक्स्ट है आपका बेरिलियम। बेरिलियम 4 नंबर पे आता है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें से 2 जो है के शेल में फिल हो जाएंगे, ये कंप्लीट हो गया। बचे हुए 2 शेल कहाँ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एल शेल में। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गया, लेकिन इसमें फिल कितना होना चाहिए, 8। अभी 8 फिल होगा नहीं है, तो क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को देगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। नंबर 5 पे आते हैं, बोरॉन। उसी तरीके से फर्स्ट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एल में। अभी भी ये 3 से एक चीज़ और समझो यहाँ पर कि अब इसको 8 बनाने के लिए क्या करना होगा, बॉन्डिंग करना होगा। अगर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और ये 3 से 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, 3 से 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6, और चाहिए होते हैं 8। तो इस वजह से ये बॉन्डिंग न करके ये क्या करता है, डोनेट कर देता है, या तो फिर बॉन्डिंग भी करता है कभी कभी। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये देने की कैपेसिटी रखता है, इस वजह से इसकी वैलेंसी कितनी है, 3। नेक्स्ट है आपका कार्बन। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 चले जाएंगे के शेल में और बाकी बचे हुए 4 कहाँ चले जाएंगे, एल शेल में। अब देखो एल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और इसके पास हैं 4, तो ये 4 से 4 शेयर कर लेगा और हो जाएंगे 8। इस वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। अब तक आपने जितने एग्जाम्पल देखा है इन सब में इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है ना, 1 दिया जा रहा है, 2, 3, तो इसकी वैलेंसी 1, 2, 3 है। अब इसके बाद जैसे ही नंबर बढ़ा, जैसे कि नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, पहले में चला गया 2, बचे 5, 5 चले गए एल में। अब इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, 3 की, तो 5 में से कोई भी 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करके क्या करेगा, अपने जो वैलेंसी है यानी अपनी जो रिक्वायरमेंट है 8 इलेक्ट्रॉन की, उसको पूरा कर लेगा। यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, शेयर करने की कोशिश करेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी 3 है। बात को समझना, वैलेंसी क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन देने या लेने की जो कैपेसिटी होती है उसे वैलेंसी कहा जाता है। तो ऊपर के जो एलिमेंट्स थे ये चाहकर भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो ये इलेक्ट्रॉन को दे रहे थे, तो उसकी वैलेंसी उतनी ही थी जितनी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये देने की कैपेसिटी नहीं रखेगा क्योंकि इसके पास आधे से ज़्यादा हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। उसी तरह ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास अगर देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए के में, बचे हुए 6 चले गए एल में। अब इसको सिर्फ 2 चाहिए, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। ये जो वैलेंसी का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आप बॉन्डिंग समझ जाओगे। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बेसिक बात बस इतना सा है कि वैलेंसी का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जैसे कि हीलियम है, हीलियम ना इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 0 है। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 है। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 3 है। ये चार्ट मैंने आपको जो है बना दिया है, जो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड हैं जिनकी वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए ताकि आप कोई भी कंपाउंड बना सको, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। टोटल मैंने 23 एलिमेंट्स और कंपाउंड का वैलेंसी लिखा है, तो इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है।
अब यहाँ पे हमें कंपाउंड बनाना है। सबसे पहला कंपाउंड है अमोनियम सल्फेट। अब इसमें अमोनिया और सल्फेट दोनों का आपको क्या पता होना चाहिए, वैलेंसी और सिंबल्स। तो मैंने आपको जो चार्ट दिया है उसमें अगर आप देखोगे तो अमोनियम यहाँ पर है, ठीक है, इसकी वैलेंसी होती है 1 और सल्फेट भी होगा यहाँ पर, ठीक है, SO4 जिसकी वैलेंसी होती है 2। तो इसी को हम वहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों का सिंबल और वैलेंसी लिख लिया। अमोनियम का वैलेंसी 1 था, सल्फेट का वैलेंसी 2 था। अब इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी NH4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, SO4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। तो NH4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन सब है ना, इस वजह से इसको इस तरीके से लिखेंगे, NH4 का ट्वाइस और SO4। तो ये बन गया आपका केमिकल फॉर्मूला किसका, अमोनियम सल्फेट का। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट के लिए भी फिर आपको वैलेंसी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो पोटेशियम होता है K की वैलेंसी होती है 1 और नाइट्रेट का वैलेंसी होता है 1 जिसको बोलते हैं NO3। यहाँ पर देखिए मैंने लिख लिया, आप K का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1 में करेंगे और NO3 का 1 में, तो क्या बन जाएगा KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, KNO3। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए फिर से आपको चार्ट देखना पड़ेगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 और ऑक्साइड है यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। अब यहाँ पर क्या है कि आप सोचोगे कि सर Mg का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और O का मल्टीप्लाई भी 2 में करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों के दोनों 2 हैं, तो ये जो है कट जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब Mg का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आ जाएगा Mg और O का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आएगा O, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MgO। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम मैंने बताया NH4 होता है, NH4 का जो होता है वैलेंसी कितना है 1। क्लोराइड मतलब क्लोरीन की वैलेंसी भी कितनी होती है 1, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा NH4Cl। ये है अमोनियम क्लोराइड। उसी तरीके से आपको यहाँ पर सोडियम सल्फाइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये 3 मैंने आपको क्वेश्चन दिया है जिसको आप कमेंट में कर बताइएगा। उम्मीद है वीडियो में बताए गए सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।